तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हैबिटाट, निवास। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, हैबिटाट मूलतः चार प्रकार के आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे: ओशन, फॉरेस्ट, डिजर्ट और ग्रासलैंड। निवास, निवास क्या होता है? जहाँ पर हम सारे लोग रहते हैं, चाहे वो जैविक हो, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स के आसपास की जो जगह होगी उसे हम उसका निवास या हैबिटाट कहते हैं। जैसे कोई हमसे पूछता है कि आपका निवास स्थान क्या है, तो हम अपने घर का पता उसे बताते हैं। बिल्कुल उसी तरह जितने भी तरह की जीव होते हैं, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो किसी भी तरह के जानवर हो, चाहे रेंगने वाले जानवर हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हो, उन सब का कहीं ना कहीं कोई ना कोई हैबिटाट या निवास होता है। जैसा कि हम समझते हैं कि ओशन मतलब सागर, महासागर, इन सब में भी अलग अलग विभिन्न प्रकार की मछलियां, केचुए, कछुए, ये सब चीजें वहां पर होते हैं। तो ये सब जो होता है ये उनका निवास होता है। उसी प्रकार फॉरेस्ट, जंगल, जंगल में शेर, बाघ, चीता, हिरन, ये सारे सब जीव जो होते हैं वो वहां पे रहते हैं। यहाँ तक कि वो पेड़ पौधे भी जो होते हैं वो भी, उनका भी हैबिटाट जो है वो जंगल स्थान ही होता है। रेगिस्तान, रेगिस्तान के लिए जैसे ही हमारे दिमाग में ये शब्द सुनाई देता है रेगिस्तान, तो हम ये समझते हैं कि ऊंट और रेत, ये दो चीजें हमारे दिमाग में सबसे पहले आती हैं। तो उसी प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं कि ऊंट और कैक्टस, कांटेदार जो वृक्ष या पौधा कहा जाता है, वो भी डिजर्ट में होता है। उसके बाद ग्रासलैंड, मतलब जहां पर हाथियों का झुंड होता है और घास ही घास हर तरफ होती है, छोटे मोटे पठार होते हैं, उस जगह को हम ग्रासलैंड बोलते हैं। तो इस प्रकार मूलतः चार प्रकार के हैबिटाट होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मूलतः यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो आपको इस पूरी चीज को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण के तौर पर कुटुमसर गुफा, जैसा कि आप सब जानते होंगे, पूरे भारत में एक राज्य छत्तीसगढ़, हमारे राज्य में अनेक जिले हैं, उसमें से एक जिला है जगदलपुर। उस जगदलपुर जिले में एक गुफा है जिसका नाम है कुटुमसर गुफा। अब इस गुफे की सबसे खास बात क्या है कि मूलतः ये गुफा जो है वो हमेशा अंधकारमय रहता है, अंधेरा रहता है वहां पर। हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी सीजन में वहां पानी रहता ही, टपकता ही रहता है, रिसता ही रहता है पठारों से, और बरसात के समय में वहां पूरा पानी भरा हुआ रहता है। तो इस तरह के समय जो भी तापमान वहां पर रहता है वो भी हमेशा 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ रहता है। अब इस तरह के तापमान में जो जीव वहां पर जन्म लेते हैं या जीवित रहते हैं या अपने जीवन को वहां पे बनाए रखते हैं, उनका जो रहने का और जीवित रहने का जो ढंग है वो भी उस जगह के माहौल के हिसाब से ही बना हुआ रहता है। जैसे कि वहां पर एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रकार की एक मछली पाई जाती है जिसे हम कानी मछली कहते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर कानी मछली किसको कह रहे हैं हम। आप देखिए यहां पर इस मछली की सबसे खास बात यह है कि इसके मुहाने पर ये मोटी और फिर पतले होते होते लंबे शरीर की है, छिरहरे शरीर की है और लंबी है। ये मछली सिर्फ इसी गुफे में पाई जाती है। तो यदि मैं कहूं कि ये कानी मछली का हैबिटाट क्या है, तो उसका उत्तर होगा कुटुमसर गुफा। यहां पर खास बात यह भी है कि यहां जो पानी और जो हवा है, इन दोनों का तापमान मूलतः समान ही रहता है, जो कि 22 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ये जो मछली होती है ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसकी एक बहुत ही खास बात यह है कि इसकी जो आंख होती है वो बहुत ही छोटी होती है, इसीलिए इसे कानी मछली कहा जाता है। तो इस उदाहरण से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि किसी भी जीव का हैबिटाट या निवास मूलतः वहां पर उसके जीवित रहने के जो कारण होते हैं, जैसे तापमान होता है, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं जो हमको ये बताता है कि हमें अपना हैबिटाट कैसा होगा, या हम अपने हैबिटाट के अनुसार ही जन्म लेते हैं। तो मैं आगे आपको वो कारण बताऊंगा, फैक्टर बताऊंगा, जो ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी जीव का हैबिटाट क्या होगा। मूलतः उसे हम दो फैक्टर के नाम से बोलते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर क्या होता है? बायोटिक फैक्टर वो फैक्टर होता है जो जिसमें जीव होता है, जान होती है। दूसरा जो होता है वो होता है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कारण बनते हैं जहां पर हम अपना निवास स्थान बनाते हैं, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, जल जीव हो या मनुष्य हो, या फिर कोई पेड़ पौधे भी हो।
तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बायोटिक फैक्टर में से फंगी, प्लांट्स, पेड़ पौधे, प्रोटिस्ट मतलब जितने भी छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं ये सब, जानवर, बैक्टीरिया, ये सारे जो होते हैं ये बायोटिक फैक्टर होते हैं कि हम जो भी जीव है वो अपना हैबिटाट किस जगह पे बनाएगा ये उसके बायोटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। दूसरा होता है एबायोटिक फैक्टर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एबायोटिक फैक्टर क्या क्या होता है? एयर माने हवा, सैलिनिटी मतलब खारापन, मानिए कोई जीव ऐसा है जिसे खारेपन के साथ ही वो जी सकता है, उसका जीवन खारेपन पर ही टिका हुआ है, तो वैसा जीव जो होगा वो समुद्र में ही अपना निवास स्थान बना सकता है, वो किसी और जगह पर जीवित नहीं रह सकता। उसके बाद है सॉइल यानी जमीन। अलग अलग तरह की जमीन की बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं, कहीं पर काली मिट्टी होती है, कहीं पर लाल मिट्टी होती है, कहीं पर बहुत ही ठोस होता है, कहीं पे मुलायम होता है, कहीं पे दलदली मिट्टी होती है। तो ये जितने भी मिट्टी के प्रकार होते हैं इसके हिसाब से जीव अपने रहने की जगह बनाते हैं। उसके बाद आता है तापमान, टेम्परेचर। अब मानिए कोई ऐसा जीव है जिसे ज़्यादा तापमान में ही उसके जीवन जो है वो स्थायी रह सकता है, तो उस तरह के लिए वो अधिक तापमान वाले जगह में ही रह पाएगा। जैसे ऊंट रेगिस्तान में रह सकता है, कैक्टस का पौधा राजस्थान या फिर किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे रेत और तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर ही वो जीवित रह सकता है। तो उसके हिसाब से वो तापमान के हिसाब से अपना निवास निर्धारित करता है। उसके बाद है लाइट मतलब प्रकाश। कई ऐसे जीव भी होते हैं जो अंधकारमय जगह पर भी रह लेते हैं, जैसे आई मछली होती है जो अंधी मछली होती है, ये जिसके बारे में मैंने आपको बताया कानी मछली। इस कानी मछली की भी विशेषता ये है कि ये कितने भी अंधकारमय जगह में अब रहती है और मूलतः इसे नहीं दिखाई देता है। उसके बाद होता है वाटर मतलब पानी। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें अपने जीवन को बनाए रखने के लिए पानी की अनिवार्यता होती है, वैसे जीव को भी अपना निवास पानी देख करके ही बनाना पड़ता है। उसके बाद है मिनरल्स। उसके बाद है पीएच। पीएच वैल्यू वो होती है कि जिससे हम ये निर्धारित करते हैं या डिसाइड करते हैं कि वो एसिडिक जगह है, खारी जगह है या बेस जगह है। उससे भी हमारे जीवन शैली पर निवास का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद होता है ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। आर्द्रता से भी हम ये निश्चित करते हैं कि हाँ मेरा निवास कैसी जगह होगा। आगे मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मूलतः बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर ये दो होते हैं जिससे हम अपना हैबिटेट चुनते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। एक शब्द है फूड चेन या वेब। फूड चेन, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि एक फूड वेब है जिसमें शुरुआत घास से हुई है। यहां पर देखिए ये घास है जो इस पूरे फूड वेब का सबसे प्रथम इकाई यदि कहा जाए तो वो ये फूड वेब होगा। अब इसके बाद देखिए इस फूड वेब से कुछ टिड्डे जो होते हैं वो घास को खा करके जीवित होते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जो सबसे इस पूरे फूड वेब का जो पहला इकाई होगा वो होगा घास, दूसरा होगा ये टिड्डे। अब इन टिड्डों को मेढक खाता है, मेढक खा करके जीवित रहता है, तो जो तीसरी इकाई होगी वो होगी मेढक। अब मेढक को सांप खाता है, सांप इसका चौथा इकाई है, सांप को चील खाता है। और जब ये चील किसी भी अन्य कारण से जब मर जाता है तो इसको डिकम्पोज करने के लिए मतलब इसको खंडित करने के लिए अलग अलग भाग में तोड़ करके गलाने के लिए जो जीव अपना योगदान देते हैं उसमें छिपकली, चूहे और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थवॉर्म, केचुआ, ये सारे जो होते हैं वो आखिरी कड़ी माने जाते हैं। अब ये डिकम्पोजिशन के बाद फिर जमीन में मिल जाते हैं। अब इनके डिकम्पोजिशन के बाद जो जमीन की सतह होती है उसमें खाद उत्पन्न होता है और खाद से फिर क्या उपजती है? घास। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जितने भी फूड वेब हैं जिसकी पहली इकाई घास थी, दूसरे टिड्डे, तीसरा मेढक, उसके बाद सांप, फिर चील, चील के मरने के बाद उसे डिकम्पोज करने के लिए, खंडित करने के लिए चूहे, अर्थवॉर्म, केचुए, छिपकली, इनकी आवश्यकता होती है। यदि मैं इनको अब इस चूहे और अर्थवॉर्म ने क्या बना दिया? चील से खाद। अब ये खाद जो है ये दोबारा जमीन की उर्वरकता को बढ़ाता है और वहां पर घास उत्पन्न होता है। अब यदि मैं इसको क्रमबद्ध तरीके से लगाऊं तो वो जो बनता है उसे हम कहते हैं फूड चेन। फूड चेन की पहली इकाई जो होगी वो होगी घास। अब यहाँ पर देखिए इस घास को
जीवित रहने के लिए या अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, सूरज की रोशनी को लेता है और उस प्रक्रिया से वो ऑक्सीजन हम मनुष्यों को देता है, जिससे हम सांस ले पाते हैं। अब यहाँ पर सूरज का भी योगदान है, सूर्य के प्रकाश का भी योगदान है, एक निश्चित तापमान का भी योगदान है। आप समझिए कि यदि किसी जगह का बहुत ही ज्यादा तापमान है तो क्या वहां पर घास उपज सकती है? उत्तर होगा नहीं। तो एक निर्धारित तापमान पर ही वो घास उपज सकती है, एक निर्धारित हवा के वेग पर ही वो घास उपज सकती है, वहां पर सूर्य का प्रकाश भी अनिवार्य है। तो इस तरह से मूलतः जो पहली इकाई है घास, मैं आपको इसको क्लियर करके और बता रहा हूं। जो पहली इकाई है घास, इस घास के लिए सबसे पहले सूर्य की रोशनी अनिवार्य है। अब घास से क्या हो रहा था? टिड्डे खा करके जीवित रह रहे थे। तो मैं यदि पहली इकाई को बोलता हूं प्रोड्यूसर, क्या बोलता हूं मैं? प्रोड्यूसर, PRODUCER, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो उत्पादक होता है, जो इकाई का पहला कड़ी होगा उसे हम प्रोड्यूसर कहेंगे। मतलब जो खाने की जो श्रृंखला है, खाद्य की जो श्रृंखला है, उसकी पहली इकाई प्रोड्यूसर कहलाती है। उसके बाद टिड्डा जो होता है वो घास खा के जीवित रहता है, तो वो कहलाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। जो पहली बार कंज्यूम कर रहा है पूरे फूड चेन में, वो कहलाता है प्राथमिक खाद्य को अपने अंदर पोषित करने वाला। तो इसके लिए इसको कहते हैं प्राइमरी कंपोजर। अब इस टिड्डे को ये मेढक खाता है, तो इस मेढक को क्या कहेंगे? प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब ये द्वितीय क्रम में आता है। उसके बाद आएगा मेढक को कौन खाता है? सांप, तो ये टर्शरी कंज्यूमर। अब इस सांप को कौन खाता है? चील। तो हम मूलतः यहाँ पर चील को प्रीडिटर कहेंगे, मतलब जो जीवन उसका लेकर के और स्वयं के जीवन के लिए किसी और पर निर्भर रह रहा है। तो जो चील के जीवन है वो अपना पेट भरने के लिए सांप को खाता है, तो वो उस पर निर्भर करता है, तो इसलिए हम उसे कहेंगे प्रेडेटर। अब मानिए चील किसी भी कारण से जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए अर्थवर्म की जरूरत होती है, चूहे की जरूरत होती है, छिपकली होते हैं, ये सारे लोग जो होते हैं वो उसको डिकम्पोज करके खाद में तब्दील कर देते हैं। अब ये खाद जो होता है ये जमीन की उर्वरकता को बढ़ाता है और यहाँ से फिर घास जो है वो उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि हर कोई अपने जीवन के लिए किसी ना किसी चीज के ऊपर निर्भर करता है। जो उसकी भूख है, जो उसके जीवन का अनिवार्य चीज है, वस्तु है, वो कोई दूसरी है। घास, खाद, सूर्य की रोशनी, बादल से आने वाले पानी, उचित तापमान, इसके साथ ही अपने जीवन को बनाए रख सकते हैं। एक बार जब घास उत्पन्न हो गई है तो उसे टिड्डे खा करके अपना जीवन बनाते हैं, टिड्डे को मेढक खा के अपना जीवन बचाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को चील खाता है और चील की मृत्यु के बाद दोबारा उसे केचुए, चूहे, छिपकली ये डिकम्पोज करते हैं, खंडित करते हैं और दोबारा उर्वरक बन के घास उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम यहाँ पर ये समझे कि फूड चेन और फूड वेब क्या होता है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है ट्रॉपिक लेवल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे इसको पिरामिड के फॉर्म में भी देख सकते हैं। पिरामिड में जो सबसे निचली इकाई है वो क्या लिखा हुआ है? उत्पादक। यहाँ पे उत्पादक क्या होता है? घास। घास के लिए क्या क्या लगता है? सूर्य की रोशनी, बादल से आया हुआ पानी, उचित तापमान और हवा का वेग। अब इसके बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो होगा टिड्डा, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद हम आगे बढ़े थे, उस टिड्डे को मेढक खा रहा था, फिर सांप और फिर उसको चील, तो वो कहलाएगा द्वितीय उपभोक्ता। यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि मानिए प्राथमिक उत्पादक जो होता है वो प्रथम स्तर की इकाई होती है इस श्रृंखला में, ऊर्जा का पिरामिड। अब इसमें हम ये समझते हैं कि घास को बकरी खाती है और बकरी को शेर खाता है। तो इस पिरामिड में उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता को आपको समझाया गया है। ट्रॉपिक लेवल, जैसा कि मैं आपको बार बार उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? इकाई को वर्गीकृत करके जब हम समझते हैं तो हम उस पूरे प्रक्रिया को टॉपिक लेवल बोलते हैं। सन और हीट मतलब उचित तापमान और प्रकाश,
से घास जो होता है वो तैयार होता है, उससे फिर घास को खा के जीने वाले जीव, फिर उसको खाने वाले जीव, फिर चील उसको खाने वाले जीव, और चील को फिर दोबारा गला करके जमीन में खाद बनाने वाले जीव, और इस खाद से दोबारा ये घास। तो हर एक इकाई को फूड चेन की ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। यहां पर भी हम यही चीज देख रहे हैं, पिरामिड से प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, और इस क्रम में हम आगे बढ़ते जब जाते हैं तो लास्ट में डिकम्पोजर आता है। तो दोस्तों हमने जो अभी तक समझा वो हमने देखा हैबिटाट क्या होता है, हैबिटाट को बनाए रखने के लिए क्या क्या फैक्टर होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक, और उसके बाद हमने देखा फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, और ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ट्रॉपिक लेवल है उस पर हम हमेशा, कई आपने ऐसे देखे होंगे माइग्रेटरी बर्ड्स जिसे कहते हैं, जो कुछ पंछी ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह अपने जीवन के लिए, अपने दाने खाने के लिए जगह बदलते रहते हैं। उस पूरे प्रक्रिया को, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन मतलब जीवों में अपने जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति वो खोजने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो जो अब जितने भी जीव होते हैं, वो पोलर बियर हो सकता है, वो ऊंट हो सकता है, वो पंछी हो सकते हैं, कि कभी किसी जमाने में डायनासोरस भी हुआ करते थे, ये सारे लोग अपने जीवन को अनुकूल परिस्थिति देते हैं ताकि वो जीवित रह सकें। अब वो अनुकूल परिस्थिति जो होती है उसके कुछ मूल कारण होते हैं, जैसे बेसिक नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब इन्हें जो भोजन है ये कहाँ से मिलेगा, ये वैसी जगह खोजते हैं और खोज करके फिर उस जगह पर पहुंचते हैं। तो जब भी मानिए कोई एक पंछी है जो कहीं पर रह रहा है, मानिए हिमालय के तराई में रहने वाला जो पंछी है, मूलतः उसको ब्राह्मी डक कहते हैं, वो जितने भी हिमालय की तराई होती है वहां पर रहता है। अब वहां पर एक मौसम के बाद जब उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है खाने के लिए, छोटे छोटे जो जीवाश्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, यदि उसको वहां नहीं मिलता है, उसका रिप्रोडक्टिव नीड मतलब अपना अगली पीढ़ी के लिए उसे एक तापमान और एक व्यवस्था चाहिए रहती है, उस व्यवस्था और उस तापमान के लिए वो जगह बदलते हैं। और तीसरा शेल्टर, मानिए कोई ऐसी जगह है कि जहां पर पूरे 12 महीने के एक साल में 8 महीने तक लगातार पानी गिरता है और बचे हुए जो 4 महीने वहां पानी नहीं गिरता है। तो जो पानी जिसके लिए बहुत जरूरी है जिस जीव के लिए, वो जीव 8 महीने वहां रहता है और बचे हुए 4 महीने में वो ऐसी जगह पे जाता है जहां पे लगातार पानी गिर रहा हो। तो मूलतः इन 3 कारणों के लिए जो जीव होते हैं वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। और कारण जो होते हैं उनमें सबसे पहला होता है न्यूट्रिशन, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव नीड मतलब अपनी अगली पीढ़ी को लाने के लिए उचित तापमान और उचित माहौल देना, और तीसरा होता है शेल्टर मतलब एक घर। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक था हैबिटाट, हम उसको सम अप करते हैं। सम अप करने में हम ये समझते हैं कि हमने क्या समझा, हैबिटाट, हैबिटाट मतलब निवास स्थान, मूलतः 4 होते हैं, ओशन, फॉरेस्ट, डिजर्ट और ग्रासलैंड। उसके बाद उदाहरण में हमने देखा कि हैबिटाट में कोई भी जीव कैसे होता है। कुटुम्बसर गुफा के उदाहरण से हमने ये समझा कि वो गुफा जो है वो अंधकारमय रहती है, पानी भरा हुआ रहता है, तापमान 22 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है, और उसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रकार की एक मछली पाई जाती है जो अपने जीवन को वहाँ पे बनाए रखती है, जिसको हम कानी मछली कहते हैं। इस मछली के लिए उचित तापमान, पानी, अंधकार, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो ये उसी के अनुसार अपने हैबिटाट या निवास को कुटुम्बसर गुफा में बनाए रखती है। उसके बाद हमने देखा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर 2 प्रकार के होते हैं। बायोटिक मतलब जो जीव होते हैं, जो जीव फैक्टर होते हैं जिससे हैबिटाट या निवास निर्धारित होता है, जिसमें फंगी, प्लांट्स, जानवर और बैक्टीरिया होते हैं। एबायोटिक फैक्टर क्या होता है, एयर, पानी का खारापन, जमीन किस प्रकार की होगी, तापमान कैसा होगा, रोशनी कैसी होगी, पानी कैसा होगा, पीएच वैल्यू क्या होगी पानी की, और आर्द्रता। इसके बाद हमने देखा फूड वेब क्या होता है, मतलब खाद्य जाल क्या होता है, और फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला क्या होती है। इसके बाद हमने समझा कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है,
खाद्य श्रृंखला के हर कड़ी को हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। उसके बाद हमने इस पिरामिड के उदाहरण से ये समझा कि उत्पादक क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है, फिर डिकम्पोजर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि एडेप्टेशन क्या होता है। कुछ जीव जो होते हैं जो अपने जीवन को बनाए रखने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। उसके मूलतः 3 कारण होते हैं। एक भोजन, दूसरा प्रजनन के लिए उचित माहौल देखने के लिए, और तीसरा निवास बदलते हैं क्योंकि उन्हें कोई घर या रहने की जगह देखनी होती है अपने उचित जीवन शैली के अनुसार। तो आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सभी अपने आसपास के उदाहरण से सीखिए, समझिए कि जो हमने आज समझा उसे हम कैसे अपना सकते हैं। इन सब को बनाए रखने के लिए हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सूर्य की रोशनी, हवा, पानी, ऑक्सीजन इसको बनाए रखें ताकि हमारे आसपास में खाद्य श्रृंखला बनी हुई रहे।